Welcome in online classes, New Rajasthan Public School. Today we are starting lecture 3 of SST. कल हमने लेक्चर 1 और पिछली क्लासों में हमने लेक्चर 1 और उसके बाद में लेक्चर 2 में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया और उसकी मेन बातें हमने देखी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल आपको पता हो तो मैंने बताया था अशोका के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने अशोका स्टार्ट किया। मैंने कहा कि अशोक की मैंने आपको स्टोरी भी बताई कि क्या गलती हुई अशोक से, और उसके बाद में उसने उसका पछतावा करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्क शुरू किया, अच्छा कार्य शुरू किया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए उसने क्या शुरू किया। धम्म धम्म उसने एक नया रिलीजन शुरू किया। अब ये रिलीजन बेसिकली वैसे रिलीजन की तरह नहीं है जैसे हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ऐसा धर्म नहीं है ये। एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो मोरल रिलीजन। हालांकि धर्म कोई सा भी हो, सारे धर्मों के अंदर अच्छी बातें बताई जाती है कि आपकी मोरलिटी को आप कैसे इंक्रीज करें, लेकिन इसने ये इस तरीके का एक मोरल रिलीजन तैयार किया है जिसमें ह्यूमन चाहे तो अपने सारे सिंस को दूर करके, सिंस मतलब पाप, पाप को दूर करके वो अच्छे एक्शंस की तरफ अपने आप को बढ़ा सकता है। जैसे इसने इसके अंदर कुछ चीजें फिक्स की। पहली, हेल्प टू अदर्स। दूसरों की मदद करें। फिर एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन। इन्होंने कहा कि जीव हत्या पाप है। कहने का मतलब किसी भी जानवर को मारना, पक्षी को मारना, ये इसने बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया। इसके बाद में इसने बोला कि गुड बिहेवियर, आपका औरों के रिगार्ड बहुत ही अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। कंपैशन, धैर्य बनाए रखना। किसी भी चीज के अंदर आपके अंदर एक टॉलरेंस होना चाहिए, सहनशीलता। ये नहीं कि तुरंत आपने किसी के ऊपर अटैक कर दिया। कहने का मतलब जितनी भी मॉरलिटी में हम अच्छी बातें आज के टाइम पे देखते हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये बुरा काम नहीं करना चाहिए, वो सारे गुड वर्क्स को इसने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके इन सारी चीजों को इसने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। स्प्रेड इन द सोसाइटी, स्प्रेड इन द स्टेट, स्प्रेड इन ऑल ओवर द नेशन। पूरे देश के अंदर इस धम्म नाम के रिलीजन को इसने, धम्म को आप एक तरीके से धर्म भी समझ सकते हो, अ गुड रिलीजन, इसको इसने चारों तरफ एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? पर्पस समझिए आप इधर अशोक का। अशोक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अशोक को ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मुझसे कलिंग के वार में एक गलत काम हुआ है, और इस गलत काम को, इस पाप को धोने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पाप तो धुले ही, और साथ में आगे कोई भी मेरी जैसी गलती ना करे और इतनी ह्यूमैनिटी को नुकसान ना पहुंचाए, इतना बड़ा जेनोसाइड ना करे। तो फिर उसने ये अच्छी बातों का जो कलेक्शन है ये लोगों के बीच में पहुंचाना स्टार्ट किया, ताकि लोग सुधरे और उसकी जैसी गलती ना करके ह्यूमन वेलफेयर के वर्क्स करें। तो ये धम्म है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, और आने के इसके पूरे चांस है, 100% चांस है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। धम्म आ सकता है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो पूछ ले कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय धम्म, आप धम्म से क्या समझते हैं, तो आप उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर लिख दें कि धम्म इज अ गुड रिलीजियस वर्क्स, मॉरल वर्क्स। उसके अंदर क्या क्या अच्छे वर्क्स हम कर सकते हैं? हेल्प टू अदर, एनिमल बर्ड प्रोटेक्शन, गुड बिहेवियर, कंपैशन, पिटीनेस, ये सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट हम देखते हैं इधर।
अब इसने धम्म को फैलाने के लिए अलग काउंसिल बनाई, जो कि डिसाइड करती है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, किन किन लोगों को इसके स्प्रेड के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कंट्री में ऑल ओवर भेजना है। ये सारी चीजें इसमें डिसाइड की गई। बुद्ध धर्म को फॉलो करता था। अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक एक्चुअली किसी और रिलीजन का था, लेकिन इसने एक्सेप्ट कौन से रिलीजन को कर लिया? बुद्ध रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म को इसने प्रायोरिटी दी। एक तरीके से बौद्ध धर्म को इसने एक्सेप्ट कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग इसने सारी चीजें की। अब बौद्ध रिलीजन जो होता है उसमें जैसे हमारे हिंदू धर्म में साधु और साध्वियां होती है, मुस्लिम धर्म में मौलाना और ये सारे लोग होते हैं, ऐसे ही बुद्ध धर्म के अंदर दो होते हैं, भिक्षु एंड भिक्षुनी, दो होते हैं। तो इनके माध्यम से इसने चारों तरफ इनके थ्रू इसने चारों तरफ अपना मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की। अब आगे अपन धम्म से रिलेटेड और चीजें इधर देखते हैं। जैसे अगला पॉइंट है इसमें धम्म यात्रा। धम्म यात्रा या फिर आप इसको धम्म ट्रैवल भी बोल सकते हो, रिलीजियस ट्रैवल। देखिए अब रिलीजियस ट्रैवल का क्या मतलब है? रिलीजियस ट्रैवल का मतलब है कि धम्म जो इसने गुड रिलीजन बनाया लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए, तो धम्म को चारों तरफ सोसाइटी में, देखिए घर बैठे तो धम्म फैलेगा नहीं, उस अच्छी बातों को पूरे देश के अंदर स्प्रेड करने के लिए कुछ लोग बनाने पड़ेंगे। जैसे आप देखते होंगे चुनाव के वक्त जब पार्टियां अपना प्रचार करती है सोसाइटी के अंदर कि हमको वोट दीजिए, तो वो अपने बंदे, अपने लोग अपॉइंट करती है कि ये लोग सोसाइटी के बीच जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए। सेम टू सेम यहाँ धम्म को फैलाने के लिए भी इसको लोगों की जरूरत थी, और उन लोगों को क्या कहा गया मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उन लोगों को इसने, जैसे पार्टी जब अपना प्रचार करने जाती है चुनाव के लिए तो उसको बोला जाता है इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार। सेम टू सेम जब धम्म के लिए, धम्म को फैलाने के लिए जब अशोक ने लोगों को जगह जगह ऑल ओवर द कंट्री भेजा, तो उस प्रोसेस को कहा गया धम्म यात्रा या रिलीजियस ट्रैवल। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बड़े आसानी से। दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं कि अपने धर्म के गुड मैसेज को सोसाइटी के अंदर स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए जो ट्रैवल अशोक ने शुरू करवाए उनको क्या कहा गया? धम्म यात्रा। यानी अगर आप इसको इंग्लिश में बनाकर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? द ट्रेवल्स या फिर द रिलीजियस ट्रेवल्स विच वाज क्रिएटेड बाय अशोक फॉर स्प्रेडिंग द धम्म, दैट इज नॉन एज धम्म यात्रा। तो ये धम्म से रिलेटेड दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इससे आगे हम बढ़ते हैं, अगली इसमें टर्मिनोलॉजी आई है अनुसंधान। अब देखिए बुक के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न तो ये रहता है कि वहां पर मेन चीजें पूछी जाती है। जैसे आपसे धम्म के बारे में पूछ लेगा, धम्म यात्रा, धम्म महामात्रा, इनके बारे में आपसे वो पूछ लेगा। लेकिन कुछ अंदर के छिपे हुए कंसेप्ट होते हैं। जैसे इधर एक टर्म आई है अनुसंधान, तो अनुसंधान के बारे में पीछे तो नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मैं अंदर के क्वेश्चन दूंगा, जो इधर नोट्स लिखवा रहा हूं, और जो अंदर के क्वेश्चन दूंगा जो आपको कॉपी में करने हैं, वहां पर आपको इस अनुसंधान को अपडेट करके चलना है, इस अनुसंधान के बारे में लिखना है, ताकि एग्जाम में अगर ये आ जाए तो ये भी आपका टॉपिक सही हो जाए। देखिए अब अनुसंधान क्या है, हमने आपको बताया कि धम्म को फैलाने के लिए जो ट्रेवल्स करवाए गए उन ट्रेवल्स को बोला गया धम्म यात्रा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर एक गुड मैसेज पूरे कंट्री के अंदर फैलाया जा रहा है, इस प्रोसीजर को, इस कंसेप्ट को बोला जाता है अनुसंधान। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा सिस्टम उसने चलाया सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए थ्रू द गुड मैसेजेस, दैट इज नॉन एज अनुसंधान। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अ प्रोसेस फॉर मेकिंग सोसाइटी गुड
through the Dhamma travels or Dhamma messages, that is known as Dhamma अनुसंधान या फिर दैट इज नॉन एज अनुसंधान। तो आपका अनुसंधान इससे रिलेटेड टर्म क्लियर हो गई होगी। देखिए ये एक बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक बिग टॉपिक है। उसमें सबसे पहले हमने, मैं रिवाइज भी करता चलूं, सबसे पहले मैंने क्लियर किया, बार बार मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमने क्लियर किया कि धम्म का मतलब क्या है, उसके बाद में हमने आपको इधर बताया कि धम्म यात्रा से आप क्या समझते हैं, उसके बाद में अनुसंधान, और नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगले टॉपिक की तरफ हम आते हैं, धम्म महामात्र। देखिएगा देखिए महामात्रा शब्द किससे मिला हुआ है। आपने जब आप किंग्स के, बड़े बड़े राजाओं के सीरियल्स और पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें एक तो होता है छोटा मिनिस्टर और एक होता है बड़ा मिनिस्टर। तो छोटे मिनिस्टर को आप क्या बोलोगे, मंत्री, जबकि बड़े मिनिस्टर को क्या बोला जाता था, महामंत्री। इस तरीके से उसमें सीरियल्स मूवीज में भी आता है, महामंत्री जी आप ये करिए वो करिए। तो जो महामंत्री होता है, जैसे अभी की गवर्नमेंट में आप मान लो जो छोटे मिनिस्टर है उनको जूनियर मिनिस्टर्स बोल सकते हैं, और बड़े मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, एज लाइक आपके अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े लेवल पे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनका आप क्या बोलोगे, महामंत्री, बड़े मंत्री। ऐसे ही उस समय जो बड़ा मिनिस्टर होता था, जिसको बड़ा डिपार्टमेंट मिला हुआ था, वो क्या कहलाएगा, आपका महामात्रा, यानी जो महामंत्री है वही महामात्रा है। अब धम्म को फैलाने के लिए बड़े लेवल पर जिसको अधिकारी बनाया गया, जिसको अथॉरिटी दी गई, उसको क्या बोलेंगे आप, धम्म महामात्रा। तो यहां तक आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होगी। गुड वर्क्स फॉर इंप्रूविंग द सोसाइटी, दैट इज नॉन एज धम्म। उस धम्म को चारों तरफ स्प्रेड करने के लिए जो ट्रेवल्स स्टार्ट किए गए, धम्म यात्रा, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है अनुसंधान। और इस अनुसंधान को करने के लिए बड़े लेवल पे जो अथॉरिटी अपॉइंट की गई उसको कहा जाता है धम्म महामात्रा। तो यहां तक का आपका धम्म जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इनको इंग्लिश में किस तरीके से आपको बना के लिखना है, मैंने एक एक टर्म आपको अच्छे से क्लियर कर दी। तो ये धम्म का टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ पर फिनिश हुआ। आगे अब अशोक के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देखते हैं। कल जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया अशोक ने कई तरीके के अच्छे काम किए। उसमें ये जो सारे मैंने वर्क्स आपको धम्मे में बताए ये तो किए ही, इसके अलावा एक बेटर काम उसने ये किया कि हिस्ट्री को हम आगे अगली जनरेशन इजीली पढ़ सके, उसके लिए उसने स्टार्टिंग की। और जो उससे पहले के राजा हैं उन्होंने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो एज ए रिजल्ट अशोक से पहले की हिस्ट्री को इजीली पता करना, उसको पढ़ना मुश्किल है। लेकिन अशोक के बाद की जो हिस्ट्री है उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको एविडेंस मिलेंगे, क्योंकि अशोक एविडेंस अपने पीछे छोड़ के गए हैं। किस तरीके से छोड़ के गए हैं, तो उन्होंने क्या छपवाए, एडिक्ट्स। मैंने आपको कल बताया था कि अशोक ने क्या छपवाए, एडिक्ट्स। और एडिक्ट्स को क्या बोला जाता है, अभिलेख। एडिक्ट्स का मतलब जैसे आप मान लो आमेर जाओ, नाहरगढ़ जाओ, किसी भी बड़ी हेरिटेज साइट पे जाओ, तो वहां वॉल्स पे जो उस राजा के बारे में, उस हेरिटेज साइट के बारे में जो लिखा रहता है और उसको पढ़ के हमको नॉलेज मिलती है, उसको बोला जाता है एडिक्ट्स। तो इस तरीके के एडिक्ट्स छपवाने का काम किसने किया, अशोक ने स्टार्ट किया। अब इन एडिक्ट से रिलेटेड सबसे पहली बात, एडिक्ट्स को छपवाना किसने स्टार्ट किया, अशोक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आजकल के एडिक्ट्स तो आपके हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं और उसकी स्क्रिप्ट होती है देवनागरी। लेकिन उस वक्त क्या हिंदी चलती थी, तो जी नहीं, उस वक्त हिंदी नहीं चलती थी। उस वक्त जो भाषा चलती थी, मेनली दो भाषाएं चलती थी। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज दो चलती थी उस वक्त। एक तो चलती थी संस्कृत और दूसरी चलती थी प्राकृत। देखिए जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी आज के टाइम पर, जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम इंग्लिश को मान के चलते हैं, वैसे ही उस समय जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, और जो लोकल सोसाइटी की लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत।
तो ये दोनों तो उस समय लैंग्वेज चलती थी, जैसे आजकल की चीजें हिंदी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती है और उसका स्क्रिप्ट होता है देवनागरी। ऐसे ही उस समय की लैंग्वेज थी संस्कृत और प्राकृत। मैक्सिमम जो आपके एडिक्ट्स छपे हैं वो संस्कृत और प्राकृत में छपे हैं, और उनकी स्क्रिप्ट, उनकी लिपि जैसे आजकल की देवनागरी है, उस वक्त की दो तरीके की स्क्रिप्ट थी। दो तरीके की स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने छपवाने का काम किया। पहली स्क्रिप्ट थी उधर ब्राह्मी, और दूसरी स्क्रिप्ट का नाम था खरोष्टी। आप देखिए, जैसे आप हिंदी की देवनागरी देखते हैं, तो हिंदी की देवनागरी किधर से किधर लिखी जाती है? हम इधर से इधर लिखते हैं। इधर का मतलब लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं। और जब हमको पैराग्राफ भी छोड़ना होता है तो पैराग्राफ हम छोड़ते हैं तो इतनी जगह इधर खाली छोड़ देते हैं। एज वेल एज जैसे हम देवनागरी लिखते हैं उसी तरीके से लिखी जाती थी ब्राह्मी। लेकिन खरोष्टी, जैसे आपने उर्दू के बारे में जाना होगा, उर्दू उर्दू को आप कभी देखें, वो लेफ्ट से राइट ना जाके वो लिखी जाती है राइट से लेफ्ट, और उधर पैराग्राफ छोड़ने का जो ऑर्डर है वो इधर से रहेगा, इधर जगह खाली छोड़ी जाएगी। तो अब उर्दू को जिस तरीके से लिखा जाता है वैसी स्क्रिप्ट थी खरोष्टी। और आप देखते भी है, ये जो अपना मिडिल एशिया वाला रीजन है, अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर की तरफ से जो उर्दू निकल के आई है मुस्लिम रिलीजन के साथ में, एज वेल एज उसी एरिया में पाई जाती थी खरोष्टी। तो आपको हिस्टोरिकल एविडेंस मिल रहा है कि उर्दू का भी क्या सोर्स हो सकता है। इन द एंशिएंट टाइम खरोष्टी उस रीजन में चलती थी। उधर जो आपके महाजनपद पड़ते थे, गांधार, कंबोज, गांधार किसका नाम है जो प्रेजेंटली भी आपको अफगानिस्तान देखने को मिलता है, वहां पर हुआ करता था गांधार। तो उधर एज वेल एज उर्दू चलेगी। और उर्दू में ये नहीं कह रहा कि खरोष्टी ही उर्दू है, लेकिन एक तरीके से क्रिएशन वहीं से हुआ है। ब्राह्मी हमारे इंडिया वाले पोर्शन के अंदर चला करती थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब एडिक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ एडिक्ट्स कितने होते हैं। एडिक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, तीन तरीके के एडिक्ट्स मैंने कल आपको डिस्कस किए थे। सबसे पहले रॉक एडिक्ट, दूसरे नंबर पे पिलर एडिक्ट, और तीसरे नंबर पे आपके आएगा केव एडिक्ट। बड़े बड़े स्टोन्स पे, रॉक्स पे जो एडिक्ट्स छपवाए गए उनको बोला जाता है रॉक एडिक्ट। पिलर्स, जैसे आप किसी बड़े टेंपल में जाते हैं तो वहां आपको पिलर देखने को मिलता है जिसपे पूरी इमारत खड़ी रहती है, तो पिलर्स पे जो चीज लिखवाई गई उसको बोला गया पिलर एडिक्ट्स। और पहले गुफाओं का भी बहुत यूज होता था। देखिए, बुद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन से केव्स का बहुत कनेक्शन रहा है। एक्चुअली एक टर्म चलती है इसके अंदर, विहार। विहार में क्या होता है, जैसे आप अभी बोलते हो विजिट, भ्रमण, किसी भी जगह जब आप घूमने जाते हो तो उसको विजिट बोलते हो। तो उस समय जो आपके मॉन्क्स होते थे, मॉन्क्स कौन, जो मैंने अभी आपको बताया था भिक्षु और भिक्षुनी, जो बुद्ध धर्म को फैलाने का काम करते थे। तो वो जो भिक्षु और भिक्षुनी है, मॉन्क्स, वो जब रिलीजियस ट्रेवल पे निकलते तो कई जगह उनको फॉरेस्ट में, केव्स में गुजारने पड़ते, और उस प्रोसेस को कहा जाता था विहार। और विहार करने के लिए बौद्ध जो लोग हैं वो केव्स का बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसलिए केव इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वहां पर आते जाते जो भी रुकता उसके पढ़ने के लिए भी अशोक ने बहुत सोच समझ के हर एक काम किए। उनको पता था कि आने जाने वाले केव्स में भी थोड़े दिन रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, तो यहाँ जब वो रुके तो यहाँ भी उनको अच्छी बातें पढ़ने को मिले। एडिक्ट्स के थ्रू अशोक के पर्पस क्या थे हम इधर क्लियर कर दें। अशोक के पर्पस ये थे कि एक तो सोसाइटी के अंदर सारी अच्छी बातें पहुंचनी चाहिए, धम्म रिलीजन पहुंचना चाहिए। फिर राजा पब्लिक के लिए क्या क्या वर्क्स कर रहा है, ये सारे वर्क्स की जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो जगह जगह उसके बैनर, पोस्टर और उसका प्रमोशन करने का काम वो करती है। सेम टू सेम अशोक ने भी ये पॉलिसी अपना रखी थी कि जनता के लिए जो भी अच्छे काम किए जा रहे हैं तो उनको बताया जाए कि ये चीजें हो रही है। इसके अलावा जैसे आपको जगह जगह रूल्स, रेगुलेशंस ये लिखे मिलते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम टू सेम उस वक्त भी कई चीजों की पाबंदी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बलि सिस्टम,
इसकी मतलब वहां पर मना थी। तो ऐसी चीजों के लिए क्या क्या चीजें बंद हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसने एडिक्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो हमने आपको ये एडिक्ट भी क्लियर करवाया, अशोक का इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, अशोक से आगे बढ़ के हम मौर्यन डायनेस्टी के अगले टॉपिक्स पे अब डिस्कशन करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको इधर अशोक, उसका धम्म और उससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर की। अब अशोक के बाद में ऐसा क्या हुआ कि पूरा मतलब मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया और उसकी जगह दूसरे एम्पायर्स ने ले ली, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है अशोक एंड हिज सक्सेसर्स एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। देखिए, सक्सेसर कौन होते हैं? दो तरीके की चीज होती है, तो होता है एंसेस्टर्स, एक होता है सक्सेसर्स। आपसे पुराने जो पूर्वज हैं, पहले के लोग हैं, उनको बोला जाता है एंसेस्टर, और आने वाली जो जनरेशन होती है, पीढ़ी, उसको बोला जाता है सक्सेसर। और मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत दिनों तक एक बड़ा राजा रहता है, तब तक सारी चीजें एकदम सही चलती है, जैसे अभी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एकदम उसके जाने के बाद में ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैकेंट हो गया, एकदम सूनापन सा रहता है, और जो साम्राज्य होता है, जो एम्पायर, वो थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है। सेम टू सेम इधर भी अशोका जैसा, पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, उससे भी महान फिर अशोक बन के निकला, और उसके अंत के बाद में फिर जब उसके सक्सेसर्स आते हैं तो वो उतना अच्छा तरीके से नहीं संभाल पाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आया, तो बिंदुसार ने ज्यादा नए काम, ज्यादा स्पेशल काम तो नहीं किए, लेकिन कम से कम जितना चंद्रगुप्त मौर्य जिता के गया था, उन जगहों को हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन अशोक के बाद के जो सक्सेसर है, उनमें इतना दमखम नहीं था, वो आगे मौर्य डायनेस्टी को उस लेवल पे कायम नहीं रख पाए, और इस तरीके से आगे जाकर मौर्यन डायनेस्टी फिनिश हो जाती है और उसकी जगह नए लोग फिर खड़े हो जाते हैं। ये हमने आपको इधर बताया। अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर, अशोक जैसा इतना महान जो राजा है, इतना ग्रेट किंग, वो खत्म कैसे हुआ, किस तरीके से वो अंत हो गया उसका? तो देखिए, इधर हम क्लियर करते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस चलती है कलिंग वॉर से। कलिंग वॉर के अंदर वो अटैक करता है कलिंग के ऊपर, वहां बहुत बड़ा जेनोसाइड होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद में फिर जब उसको पछतावा होता है, तो वो धम्म और इन सारी चीजों के थ्रू पछतावा तो करता है, लेकिन बौद्ध धर्म लेके फिर कुछ दिन शासन संभालने के बाद में वो फिर चला जाता है साउथ की तरफ, और साउथ के अंदर जब वो जाता है तो वहां पर समाधि भी ले लेता है, एक तरीके से मतलब अपने आप को संन्यास ले लेता है। तो प्रायश्चित करने के लिए ही, जो पछतावा है, रियलाइजेशन, वही करने के लिए वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ के खत्म हो जाता है। और अशोक के बाद में, मतलब अशोक को किसी ने हराया नहीं है, किसी ने मारा नहीं है अशोक को, लेकिन अशोक उस रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ही अपनी लाइफ को एक तरीके से खत्म कर लेता है। जैसे आपने कुछ दिनों पहले एक जैन मुनि के बारे में सुना होगा, उनका नाम था शायद तरुण सागर, कुछ ऐसे नाम था। उनको छोटी सी डिजीज हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे समाधि लेनी है। वो चाहते तो अपना इलाज करवा के सही हो सकते थे, बट जैन धर्म का होता है कि जो भी आपको भगवान दुख दे रहा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है फॉलो करना। तो उसमें होता है कि कोई भी भगवान आपको अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो आप उसको फेस करिए, और फिर लास्ट में इस तरीके से उन्होंने पूरा जो वो दुख है वो झेल के वो इस तरीके से समाधि ले ली। तो सेम टू सेम अशोक ने भी यही काम किया। अशोक के जाने के बाद में उसके सक्सेसर इतने काबिल थे नहीं, और इस तरीके से मौर्यन डायनेस्टी क्या हो जाती है, फिनिश। तो ये हमने आपको मौर्यन डायनेस्टी का पूरा क्लियर किया। अब मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर
क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबली, जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे अभी हम देखते हैं कि 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल यानी स्टेट लेवल पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, सोसाइटी कैसी थी। तो ये सारी चीजें अभी हम इधर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद में। देखते हैं और अगले टॉपिक्स को। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चों बोला जाता है प्रशासन, यानी गवर्निंग सिस्टम। आपको गवर्नमेंट किस तरीके से चलानी है, इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। इतना लंबा चौड़ा वर्ड है, कई बार बच्चे सुन के सर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिंपली किसी भी रूल को जनता के बीच में फॉलो कराना, शासन करना, रूलिंग करना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, इसकी बात करें, देखिए कौटिल्य। अब मैं आपको इधर 2-3 नाम बताता हूं, एक ही बंदे के जो 2-3 नाम है, जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनको कौटिल्य भी बोला जाता है, उन्हीं को विष्णुगुप्त बोला जाता है। ऐसे ये कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। और ये कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े स्कॉलर थे, ये तो मैं आपको चंद्रगुप्त पढ़ाने से पहले ही बता चुका हूं। तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने बहुत, इनको नॉलेज थी पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, और ये बुक के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनकी बुक का नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसी तरीके से इसका नाम है, इंग्लिश में कोई नाम नहीं है। अब देखिए अर्थशास्त्र बच्चों क्या होता है, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि इस बंदे ने नाम क्या दिया है उसको, इकोनॉमिक्स। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पूरी इकोनॉमिक्स में उसने इकोनॉमिक्स कम और बताइए पूरी पॉलिटिक्स। यानी कि आप देश की इकोनॉमी को किस तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल आपका फंडा क्या होना चाहिए, वो इसने पूरा क्लियर किया है कि एक राजा को किस तरीके का होना चाहिए, प्रजा के साथ में यानी जनता पब्लिक के साथ में किस तरीके का उसको बिहेवियर करना चाहिए। क्या क्या अगर मुसीबत आ जाए, जैसे आज के टाइम पे कई मुसीबत चल रही है कंट्री के सामने, कोरोना वॉर, चाइना का वॉर सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ही सारी परिस्थिति, सारी सिचुएशन जब उस समय आई, तो उनसे कैसे डील करना है, ये सारी चीजें कौटिल्य ने अपने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में बता रखी है। अब अर्थशास्त्र के अंदर उसने ये तो बताया ही है, इसके अलावा आपको हिस्टोरिकल उधर से नॉलेज भी मिलेगी कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से लोग थे, किस पोस्ट पे कौन काम करता था। और जैसे मान लो उसके अंदर एक पोस्ट आएगी समहारता, तो समहारता क्या किया करता, कंटक शोधन ये क्या करता। तो ये सारी पोस्ट के बारे में उसने अच्छे से क्लियर किया है इसके अंदर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले देखा, हम धम्म यात्रा अनुसंधान यानी धम्म से रिलेटेड सारे टॉपिक देखे, अशोक को अच्छे से क्लियर किया, डिक्लाइन कैसे हुआ ये देखा, और फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की भी थोड़ी सी हमने झलक देखी। तो आज लेक्चर 3 में हम यहीं पे रोकेंगे, और जब हम लेक्चर 4 के अंदर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा सोसाइटी, सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करने के बाद में मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट आपके किंगडम्स आए उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपका काम है, होमवर्क है कि जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछी भी जाएंगी और ऑफलाइन क्लासेस में आपका टेस्ट होगा आते ही। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।